आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पीएफ ऑफिस की तरफ से लाइव सेशन के दरमियान कुछ पूछे गए सवाल जवाब जो कि पीएफ ऑफिस के एक वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा ये लाइव सेशन को किया गया है। इस लाइव सेशन में जितने भी पीएफ से जुड़े हुए जितने भी पीएफ के मेंबर हैं, जितने भी पेंशनर हैं, उन सभी की तरफ से सवाल जवाब किया गया। और आप भी अगर पीएफ के मेंबर हैं तो आपके भी मन में बहुत सारी सवालें उठती होगी। और अगर आप भी ईपीएस 95 के पेंशनर हैं तो ईपीएस 95 से जुड़ी हुई बहुत सारी सवालें आपके भी मन में होंगी। इसमें मुख्यतः जो सवाल की गई है वो ईपीएस 95 से जुड़ी हुई है, हायर पेंशन से जुड़ी हुई है। इसके बाद इसमें अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको आपके जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार से जमा करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पीएफ मेंबर हैं और अगर आपकी उम्र अब 58 वर्ष होने वाली है तो क्या आपका 58 वर्ष के बाद भी पेंशन अकाउंट में पेंशन का पैसा जमा होगा या फिर 58 वर्ष के बाद आपके पेंशन अकाउंट में पेंशन का पैसा जमा नहीं होगा। इसका भी जवाब यहाँ पे पीएफ ऑफिस के जो अधिकारी है उनके द्वारा दिया गया है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ से आपके मन में जो भी सवाल होंगे आशा करते हैं कि उसमें से बहुत हद तक सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए पहली टॉपिक जो है वो यहाँ पे पहला टॉपिक आपको, अगर आप पीएफ के मेंबर है और आपकी उम्र 58 वर्ष हो गई है तो क्या 58 वर्ष के बाद भी आपका पेंशन का पैसा पेंशन फंड में जमा होती रहेगी या फिर 58 वर्ष के बाद आपका पेंशन का पैसा जमा होनी बंद हो जाएगी। तो इस सवाल के जवाब में पीएफ के अधिकारी के द्वारा क्या उत्तर दिया गया। अगर आप पेंशनर हैं तो आप लोगों को साल में 12 महीने में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करनी होती है। तो जीवन प्रमाण पत्र पहले जब ऑफलाइन माध्यम से जमा होती थी तो नवंबर महीने में आप जाकर अपने बैंक में या फिर अपने पीएफ ऑफिस में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गई है तब से आप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किस प्रकार से जमा करेंगे और कौन से महीने में जमा करेंगे, क्या वर्ष में किसी भी महीने में आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी यहां से आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो के क्लिप को आप देखिए, आपके इन दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सवाल यह है कि अगर 58 साल के बाद भी पेंशन का पैसा कटा है तो क्या सही है, गलत है, और उसमें मेंबर को क्या करना चाहिए, उसको फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है ये नहीं। बहुत अच्छा सवाल है सर। ये इसमें यह है कि अभी हमारी पेंशन स्कीम में एक ऐसा प्रावधान है कि आप 58 के बाद भी चाहें तो पेंशन में कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं या बिना जारी किए भी उसको डिले कर सकते हैं, डिफ़र कर सकते हैं। उस केस में आपको थोड़ा बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और गलती से आपके एम्प्लॉयर ने आपके सुपरएनुएशन के बाद भी पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है तो उस केस में वो कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र वापस कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन जो 58 तक का कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ही बनेगी। या इसका उल्टा भी है कि आप डिफरमेंट ऑप्शन करना चाहते हैं और अभी आप सर्विस में हैं तो अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि वो आपका कंट्रीब्यूशन जमा करें। जब आप पेंशन क्लेम करेंगे तब एक ऑप्शन आता है डिफ़र पेंशन का, आप उसको सेलेक्ट करें तो यह रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपको 1 साल या 2 साल जितना भी आपने डिफ़र किया उसके हिसाब से पेंशन चाहिए और उसी हिसाब से आपका रिवाइज्ड पेंशन जो फार्मूला में जो बढ़ोतरी होगी प्रति ईयर 4% की, वह पेंशन आपको मिलेगी। और जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी है कि आपने ऑप्शन नहीं दिया फिर भी कट गए हैं या आपने ऑप्शन दिया फिर भी कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र करना है, उन सब के लिए अभी आप जो नज़दीकी पीएफ ऑफिस है वहाँ सुविधा के लिए ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और इसमें अभी हम लोग हमारे ऑफिस के लिए भी अभी एक नया सिस्टम बन रहा है जिसमें सेंट्रलाइज्ड हमारे पूरे डेटाबेस को ही सेंट्रलाइज़ किया जा रहा है। साइट्स जो सिस्टम है सेंट्रलाइज आईटी सॉल्यूशंस का, उसमें यह सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने एक नई फंक्शनैलिटी बनाई है और सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि इस तरह का जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको आसानी से सिस्टम के थ्रू ठीक किया जा सके विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। अभी बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत मैनुअल इंटरवेंशन है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या तो एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉय से अपना डिटेल देने में या रिटर्न देने में। तो वो सारी सुविधाओं के लिए जल्दी ही हम लोगों का जो नया सिस्टम है जैसे ही वो आ जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो मैनुअल की जगह ऑनलाइन प्रोसेस से काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं हिंदी में भी बताना चाहूँगा कि हमारे पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो कि अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है वो देने की सुविधा पूरे साल उपलब्ध है। आप 12 महीने में कभी भी पेंशन के लिए डीएलसी या जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नवंबर में ही दें और वो 12 महीने तक वैलिड रहता है। और आप ये घर बैठे अगर आपके पास अगर किसी ने, प्रदीप जी मैं टोकूंगा आपको कि अगर किसी ने मान लीजिए नवंबर 22 में
लाइफ सर्टिफिकेट भरा, जी फिर उसके बाद वो भूल गए, नवंबर 23 में उन्होंने नहीं भरा और जाके 24 जनवरी में भरते हैं वो, जी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनकी पेंशन बीच की मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी या ये बहुत अच्छी बात पूछी सर आपने। इसमें जितना भी आपका जो गैप पीरियड होता है वो पूरा एरियर्स के साथ आपको अगले महीने की पेंशन के साथ ही मिल जाता है। तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने दिन डिले हो गया डीएलसी या जीवन प्रमाण पत्र देने में, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी गुजारिश यही है कि आप जैसे ही 12 महीने होते हैं, बल्कि उससे 1 महीने पहले ही, क्योंकि डेटा हमारे पास आने में भी कुछ दिन लगते हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। लेकिन आपको बहुत जल्दी नवंबर में ही जमा करें ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप मान लीजिए। चलिए, इसके बाद मैं आपको तीसरा जो मुद्दा था, तीसरा जो सवाल थे वो थे मिनिमम पेंशन की वृद्धि कब तक होगी और मिनिमम पेंशन क्या 1000 से बढ़कर 7500 रुपये प्लस डीए होने वाली है। तो इस सवाल के जवाब में इनके द्वारा क्या बताया गया और इसके अलावा हायर पेंशन से भी जुड़ी हुई सवालें की गई और हायर पेंशन के विषय में भी पीएफ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप में वो देखते हैं। बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम, जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी, अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फार्मूला है और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। और ये पेंशन जो क्वांटम है और जो चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं बाकायदा। जो फंड है, जो पेंशन फंड है, उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से सारे फार्मूले और सब चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है तो पेंशन ज़्यादा मिलती है, इस तरह से रहता है। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन शुरुआत में कई बार जब रिटर्न अच्छे थे पेंशन स्कीम के, तब हम लोगों ने 1-2% पेंशन बढ़ाई भी थी। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन चल रहा है और जब जैसे ही इस पर सरकार से कोई निर्णय होता है उसी हिसाब से मिनिमम पेंशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मुख्यालय हेड ऑफिस से जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं और सभी ऑफिस इस पर काम कर रहे हैं तल्लीनता से। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं या फिर EPFI GMS जो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी अपनी ग्रीवेंस तो आपने देखा, आशा करते हैं कि यहाँ से आपके जो सवाल थे उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे EPS 95 के पेंशन धारक हैं, उन लोगों को जब से बजट में उनकी पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है तब से वे लोग निराश हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे या फिर प्रिंट मीडिया में बहुत सारे ब्लॉगर्स के द्वारा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है। संसद में EPS 95 की बढ़ोतरी का जो पेशकश की गई थी वो बिल पारित हो गया है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि 1 मार्च से बढ़ी हुई रकम मिलने वाली है, यानी कि 7500 प्लस डीए, और बहुत से तरह तरह की खबरें यूट्यूब पे आ रही हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे जो पीएफ के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है उस जवाब से आप लोग खुद ही निर्णय लगा सकते हैं कि जो ये यूट्यूब में खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये जो EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी है ये बजट में इसकी घोषणा नहीं होकर जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उस मीटिंग के जरिए इसका निर्णय लिया जाएगा और उस मीटिंग में सारे सांसदगण के अध्यक्षता में इस बढ़ोतरी की घोषणा होगी और इसके बाद यह रिलेटेड जो मंत्रालय होंगे, इससे रिलेटेड मंत्रालय यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके बाद उस मंत्रालय में भेजा जाएगा और उस बिल को फिर वहां से उस मंत्रालय में समीक्षा करने के बाद
इसके रिलेटेड जो मंत्री होंगे वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे और इसके बाद ही इस बिल को पास किया जाएगा। हम लोगों को यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हमारी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, इनके द्वारा घोषणा की जाएगी। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, और वीडियो अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप लोग हमारे कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं उस कमी को भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।